हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लर्निंग विद शिवम सर। हमने पिछले जो लेक्चर लिया था उसमें हमने पढ़ा था क्लास 9th की एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री में हम शुरुआत कर रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन में डिवाइड है हमारा। जो भी हिस्ट्री की जो पूरी बुक है 9th क्लास की, उसमें फर्स्ट सेक्शन में 3 चैप्टर्स हैं, सेकंड में सेकंड 2 चैप्टर्स हैं। ये सब हम पहले देख चुके थे। इसके साथ जो फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ, उसके फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस दिन शुरू हुआ उस दिन इवेंट्स क्या क्या हुए वो हमने देखे थे। और इसके पीछे हमने ये भी देखा था कि कारट के जो जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक दिन की घटना नहीं है, एक या दो दिन की घटना नहीं है। इसके पीछे कुछ इवेंट्स रहे होंगे जिसकी वजह से ये एक ना एक दिन इवेंट ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का कारण बना। तो इसके जो बैकग्राउंड था उस बैकग्राउंड के को समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या रहा होगा। तो बैकग्राउंड को समझने के लिए कुछ टाइम पीछे चलते हैं हम। क्या है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोगों से। अगर आपको इस चैनल पे जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको अगर आप पसंद कर रहे हैं तो सपोर्ट करिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा कंटेंट लाने का और भी ज़्यादा बेटर बनाने का। तो सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का साधन यही यही है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को जितना ज़्यादा हो सके। जितनी ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी उतने ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगी। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट की, जो कि है क्या बैकग्राउंड रहा होगा। उसके लिए हम समझेंगे फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी के टाइम पर क्या रही होगी। लेट 18th सेंचुरी का मतलब है कि 1700 से 1800 का जो टाइम पीरियड है वो हमारी 18th सेंचुरी कहलाएगी। और लेट 18th सेंचुरी का मतलब है 1750 से एवब का जो टाइम पीरियड रहा होगा 1800 तक का, उसको हम बोलेंगे लेट 18th सेंचुरी। तो इस टाइम पर सोसाइटी कैसे बटी होगी, क्या होगी उस टाइम पर सोसाइटी। तो सोसाइटी को समझने के लिए उसका हम थोड़ा सा पीछे लेकर चलेंगे, जिससे हम और अच्छे तरीके से जो सोसाइटी को समझना चाह रहे हैं और उसको और अच्छे से समझ पाए। तो क्या है इन 1774 की घटना बताई जा रही है। कब की? 1774। ऐसा क्या हुआ 1774 में? लुइस 16 of the Bourbon family of kings ascended the throne of France। लुइस 16 कौन था? राजा बना है कब? 1774 में। ये बारबन फैमिली जो राज करती थी फ्रांस के अंदर, उस फैमिली का ये सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था। ये 20 साल की उम्र में शादी करता है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटने। Upon his accession, the new king found an empty treasury। जब ये सक्सेशन में आता है, जब ये उत्तराधिकारी बनता है, जब ये सिंहासन को ग्रहण करता है, तब इसको पता चलता है कि हमारी जो ट्रेजरी है वो तो बिल्कुल खाली हो चुकी है। खाली होने के कारण क्या रहे होंगे? तो खाली खाली जो इसकी ट्रेजरी है उसके खाली होने के कारण रहे होंगे लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ फ्रांस। मतलब लंबे समय से जो फ्रांस लगातार अलग अलग कंट्रीज के साथ में जो लगातार वॉर कर रहा था, उसके चलते यहाँ की ट्रेजरी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, जैसे हमने इंडिया में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने 8th क्लास में, तो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कार्नाटिक वॉर 8th क्लास में। तो कार्नाटिक वॉर क्या था? कार्नाटिक वॉर था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लगातार जो वॉर हो रहे थे। वॉर किसके लिए? कि हम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अपने अंडर कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी होगी तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो पाएगा, ट्रेड फैला पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसके पीछे ये दोनों ही जो कंपनियां हैं वो आपस में लड़ रही थी इंडिया के अंदर। हमने देखा था कार्नाटिक वॉर क्यों बोला गया, क्योंकि कर्नाटक एक जगह थी साउथ इंडिया के अंदर, तो वहां पे ये तीनों लड़ाई लड़ी गई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, तो उसको हमने बोला कार्नाटिक वॉर। और ये कितनी वॉर थी? 3 वॉर्स थी।
तो वॉर्स में खर्चा तो होता ही है, प्रॉफिट तो कुछ होता नहीं है लेकिन खर्चा ज्यादा होता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ट्रेजरी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। एडेड टू दिस was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। वर्सलिस क्या है? वर्सलिस पैलेस है जिसमें फ्रांस के किंग्स रहा करते थे, ये वो पैलेस है। तो इसके जो वर्सलिस पैलेस है इसके मेंटेनिंग में भी खर्चा होगा। अब इसके मेंटेनिंग में खर्चा कैसे होगा? क्या हम जानते हैं जब हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, कोई भी बिल्डिंग होती है, तो उसको लंबे समय तक चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क उस पर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कंटिन्यू साल 2 साल में कुछ ना कुछ मरम्मत वगैरह करवानी पड़ती है, तो इससे हमारा खर्चा होता है ना। और दूसरा ये कि कोर्ट के अंदर ऑफिशियल्स होते हैं, राजा के ऑफिशियल्स होते हैं, मंत्रीगढ़ वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर खर्चा होता है, आर्मी होती है तो उसके ऊपर भी खर्चा होता है, और राजा के अपने तो खर्चे माशाल्लाह होते ही हैं अलग से, है ना। तो राजा के जितने खर्चे होते हैं वो तो शायद ही किसी आम जनता के होते हों, या फिर सबको मिला दिया जाए तो उतने भी खर्चे कम पड़ जाएंगे राजा के आगे, ऐसा होता ही है ना, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी वजह से ये क्या बोला गया है, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट के खर्चे थे इमेंस, जो पैलेस था वर्सलेस उसके मेंटेनिंग के लिए। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। क्या बोला गया है कि कॉमन एनिमी जो था ब्रिटेन, ब्रिटेन था इनका कॉमन एनिमी। तो कॉमन एनिमी क्योंकि हमने देखा है कार्नाटिक वॉर ब्रिटेन से लड़ रहे थे, तो ब्रिटेन से जब ये हार गए कार्नाटिक वॉर्स, तो इनको एक मौका मिला कि अमेरिका के अंदर ब्रिटेन ने जो कब्जा करके रखा है, तो क्यों ना अमेरिकन की हेल्प की जाए और ब्रिटेन को वहां से निकालकर फेंक दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, बेवजह की अपनी एक आफत मोल ले ली, क्या कर दिया, वॉर छेड़ दिया उनके अगेंस्ट कि हम अमेरिका को फ्री करवाएंगे, अमेरिका में जो 13 कॉलोनीज बना रखी हैं ब्रिटेन ने उसको हम फ्री करवाएंगे। तो इन्होंने उनके खिलाफ वॉर छेड़ दिया। अब वॉर छेड़ा है तो पैसे वैसे ही नहीं दे, है ना, ट्रेजरी वैसे ही खाली हो चुकी है। जब ट्रेजरी खाली हो चुकी है, ऊपर से इन्होंने और ज्यादा खर्चे करने के उपाय ढूंढ लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं लॉस होगा। The war added more than $1 billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres। क्या बोला गया है कि 2 बिलियन लिवर्स का खर्चा इनके ऊपर डेट पहले ही था, मतलब कर्जा पहले ही था लोगों से इन्होंने, सरकार जो चल रही थी फ्रांस के अंदर उसमें पहले से ही इन्होंने खर्चा ले रखा था, मतलब कर्जा ले रखा था। तो कर्जा 2 बिलियन का पहले ही था और ऊपर से 1 बिलियन लिवर का खर्चा और बढ़ गया, किसकी वजह से, वॉर की वजह से। अब लिवर क्या होता है, लिवर उस टाइम का जो फ्रांस था वहां पे करेंसी चला करती थी। जैसे आज के टाइम पर यूरोप के अंदर बहुत सी कंट्री में यूरो चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, हमारे यहाँ रुपया चलता है, वैसे ही वहां पर फ्रांस के अंदर उस टाइम पर लिवर चला करता था। तो ये करेंसी है। 2 बिलियन पहले से ही कर्जा है और वॉर की वजह से 1 बिलियन और बढ़ गया। तो जो लैंडर्स थे, जो देने वाले थे, जो सरकार को, फ्रांस की सरकार को जो रुपए देते थे, क्योंकि रुपया खुद से तो बनाएंगे नहीं, है ना, तो और लगातार खर्चा होता चला जा रहा है, खर्चा हो रहा है तो कहीं ना कहीं से उठाना पड़ेगा, उस खर्चे की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो जहां से उठा रहे थे, जिन लोगों से ले रहे थे, उन्होंने क्या किया, 10% का इंटरेस्ट लगा दिया, किसके ऊपर, लोन के ऊपर। जो भी गवर्नमेंट को लोन उन्होंने दिया था उस पर 10% का इंटरेस्ट लगा दिया। तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, अब 10% का खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि 10% का इंटरेस्ट बढ़ गया, जो पहले नहीं देना पड़ रहा था अब वो 10% का इंटरेस्ट बढ़ गया। अब जो इंटरेस्ट बढ़ा है तो वो एक तरीके से क्या है, बर्डन है किस पे, फ्रांस की गवर्नमेंट पे। तो फ्रांस की गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो भी बजट होगा उस कंट्री का, उस बजट पर 10% इंटरेस्ट का जो लोन है, 10% जो लोन पर इंटरेस्ट देना है उसका बर्डन बढ़ गया, क्योंकि पेमेंट करना है 10% का। तो इसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ये रेगुलर एक्सपेंसेस जो हो रहे थे उनको, जो खर्चा हो रहा था उसको, रेगुलर जो खर्चा हो रहा था उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, जैसे क्या क्या था रेगुलर खर्चे में, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी रखोगे तो खर्चा होगा ही होगा, सैलरी देनी पड़ेगी, उनका खाना खर्चा करना पड़ेगा, उनके रहने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये सब खर्चे थे। कोर्ट, कोर्ट मतलब जो
पैलेस था, पैलेस के अंदर जो ऑफिशियल्स वगैरह बैठते थे उनके भी कुछ ना कुछ खर्चे होंगे। रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस, ऑफिस जो हैं गवर्नमेंट के उनको उनके लिए भी खर्चे होंगे। ऑफिस होता है तो ऑफिस में कागज़ वगैरह जो भी वर्क चलता है, ऑफिशियल जो होते हैं उनकी सैलरी वगैरह भी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, डेली का मेंटेनेंस होता है, वो सारे खर्चे वहाँ से होंगे ही होंगे। यूनिवर्सिटीज, दी स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, इसका मतलब क्या है कि जो मेंटेनिंग वगैरह के जो खर्चे हो रहे थे वो खर्चे थे, ऊपर से 10% का बजट बढ़ गया। अब 10% का बजट बढ़ गया तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। अब मेंटेन करोगे कहाँ से? तो मेंटेन उस खर्चे को करने के लिए इन्होंने क्या किया? टैक्स बढ़ाने की सोची। क्या किया? टैक्स बढ़ाने की सोची। अब टैक्स बढ़ाने की इन्होंने सोच तो ली कि हम टैक्स बढ़ा देंगे। टैक्स किस पर बढ़ाएंगे? अब टैक्स तो जनता ही पे लगता है। अब टैक्स जब जनता पे लगता है तो उस टाइम की इन्होंने जो सोसाइटी अपनी डिवाइड कर रखी थी 18 सेंचुरी में, वो कुछ इस तरीके से कर रखी थी कि टैक्स बढ़ाने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ये हम देख पा रहे हैं जो सोसाइटी थी, फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते हैं? जैसे पादरी वगैरह जो चर्च में काम करते हैं, चर्च का जो सिस्टम होता है उसको क्लर्जी में आ गया वो। ठीक है। नोबिलिटी, जैसे राजा है, राजा रानी है, तो उसके जो आसपास के जो रिलेशनशिप रिलेटिव्स होंगे, और उसके नीचे जो ऑफिशियल्स जो वर्क कर रहे होंगे, जो भी मंत्रीगण वगैरह होते हैं, वो नोबिलिटी में आ गए, है ना। तो ये हो गया सेकंड स्टेट। थर्ड स्टेट में कौन आएगा? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स। मर्चेंट्स कौन होते हैं? अपने देश से निकलकर दूसरे देश में जाकर जो व्यापार करते हैं उनको बोलते हैं मर्चेंट्स। कोर्ट ऑफिशियल्स। कोर्ट ऑफिशियल्स मतलब कोर्ट में जो भी कामकार करने वाले जो कामगार होते हैं उनको बोला गया है कोर्ट ऑफिशियल्स, मतलब राजा के कोर्ट में जो कामगार थे उनको बोला गया है। लॉयर्स मतलब वकील वगैरह, है ना। तो ये जो ये देख रहे हैं आप कि सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है इनकी सोसाइटी में। मतलब एक जैसी सोसाइटी डिवाइड नहीं की है कि मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है तो 3 पार्ट्स में वो बट जाए, लेकिन 3 पार्ट्स में नहीं बटी हुई है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट को आप देख पा रहे होंगे, थर्ड स्टेट में भी 3 पार्ट्स कर रखे हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा अमीर है थर्ड स्टेट में उनको टॉप पे रखा गया। फिर उसके बाद में जो मिडिल क्लास है थर्ड स्टेट में उनको अलग रखा गया। ये कौन है? पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। और थर्ड स्टेट के जो लास्ट स्टेज पर रखा गया है वो है स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर। लैंडलेस मतलब जिसके पास कोई जमीन का टुकड़ा वगैरह नहीं है, वो लेबरी का जो काम करते हैं उनको बोला गया लैंडलेस लेबर। उसके बाद सर्वेंट्स। सर्वेंट्स ये कौन से होते हैं? जैसे सर्वेंट जो नौकर चाकर होते हैं तो वो कहाँ नोबिलिटी में भी जाके वर्क करेंगे, क्लर्जी में भी जाके वर्क करेंगे, अपना काम काज करेंगे कुछ भी जिससे थोड़ी बहुत इनकम होगी, है ना। तो वो हो गए सर्वेंट्स। तो ये 3 स्टेट्स में डिवाइड है कौन? जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो। और 3 स्टेट्स में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स को टैक्स देना नहीं है, थर्ड स्टेट को देना है। जिसके पास ऑलरेडी पैसे की कमी है उसको टैक्स और देना है। जब से इसके पास पैसा है ही नहीं तो वो टैक्स देगा कहाँ से? उसे दिक्कत आएगी ना। तो इन्होंने टैक्स तो लगा दिया, लेकिन टैक्स के लगाने से पहले इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो टैक्स हमारे पास एक्चुअल में आएगा या नहीं आएगा, है ना। ये दिक्कत हुई। The Society of States was part of the feudal system that dated back to Middle Ages. फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? सामंतवाद। जैसे राजा होता है ना, राजा अपने राजा के अंडर कुछ टेरिटरीज होती हैं। टेरिटरीज मतलब जमीन के टुकड़े होते हैं। तो हर एक जगह पर जाकर खुद तो राज करेगा नहीं, तो वो क्या करता है? अपने मंत्रीगण को एक एक जगह अलॉट कर देता है कि आप इस जगह पर बैठिए, वहां से जो भी रेवेन्यू वगैरह आएगा वो हमको आपको लेकर देना है, कलेक्ट कर हमको देना है। तो ये होता है फ्यूडल सिस्टम, जिसको बोलते हैं हिंदी में सामंतवाद। ठीक है। तो ये मिडिल एजेस। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. मतलब ओल्ड regime किसको बोला गया है? ओल्ड regime बोला गया है 1789 से पहले जो फ्रांस के अंदर जो सिस्टम हुआ करता था उसको बोला गया है ओल्ड regime।
फिगर 2 हम देख चुके हैं, सोसाइटी किस तरीके से बटी हुई थी। इसके अंदर और भी जो चीज़ देखने वाली है वो ये है, जैसे पीजेंट्स, तो पीजेंट्स जो थे वो 90% थे किसमें, पॉपुलेशन में। जैसे हमने देखा ना इसमें, पीजेंट्स सेकंड थर्ड स्टेट के सेकंड लेयर में भी हैं और थर्ड स्टेट लेयर में भी है। तो जो पीजेंट्स है वो 90% की पॉपुलेशन होल्ड करते हैं, लेकिन इनके पास जो लैंड एरिया है, कल्टीवेट करने के लिए जो लैंड एरिया है वो बहुत ही कम है। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ऑन्ड बाई नोबल्स। मतलब नोबल्स, नोबिलिटी में यहाँ पे आएंगे नोबल, तो नोबल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। अगर देखा जाए परसेंटेज में भी देखेंगे तो बहुत ही कम है नोबल्स की पॉपुलेशन, लेकिन लैंड एरिया कितना एक्वायर कर रहे हैं, 60% का इन्होंने होल्ड कर रखा है। 60% बहुत बड़ा मार्जिन हो गया, और जिसके पास पॉपुलेशन नहीं है लेकिन इतना बड़ा लैंड एरिया कवर कर रखा है। ये 90% है फिर भी इनके पास लैंड नहीं है। तो 60% किसने होल्ड कर, नोबल्स हैं, चर्च हैं एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। मतलब क्लर्जी वाला सिस्टम, क्लर्जी हो गए, नोबिलिटी हो गए, और ये थर्ड स्टेट के जो रिचर मैन है ना, ये वाले बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, ये थर्ड स्टेट के, तो इन लोगों ने 60% लैंड जो है होल्ड कर रखी है। और जबकि थर्ड स्टेट के सेकंड और थर्ड लेयर के जो लोग हैं वो उन पॉपुलेशन में 90% है, और ये तीनों मिलकर 10% है। 10% के पास 60% लैंड एरिया है। The members of the first two states, that is clergy and the nobility, enjoyed certain privileges. इनके पास privileges भी हैं। privileges मतलब विशेष अधिकार, विशेष अधिकार क्लर्जी। अब क्लर्जी तो जानते ही, हमारे देश में भी अगर देखोगे जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे जो मंदिर वगैरह में रहते हो, तो उनको हम अलग ही इज्जत देते हैं, है ना। उनको विशेष अधिकार देते हैं, वो कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, उनको एक अलग नजरिए से ही देखा जाता है। तो वो यहाँ पर भी बताया गया है। और नोबिलिटी, नोबिलिटी तो राजा के अंडर काम ही कर रहे हैं, है ना, तो उनको तो वैसे ही विशेष अधिकार मिलेंगे। एक तो राजा के नीचे हैं तो उनको विशेष अधिकार दिए जाएंगे कि आप इस जगह पर जा सकते हैं, आप कोर्ट में बैठ सकते हैं, आपको ये इज्जत दी जाएगी, आपको ये पावर मिलेगी, ये सारी चीजें, है ना। तो नोबिलिटी को तो वैसे ही प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। और इसके ऊपर से एक और प्रिविलेज था जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो क्या था कि टैक्स को पे नहीं करना। इनके पास पैसा बहुत है, क्लर्जी, चर्च में तो सभी का पैसा जाता है, सभी दान पुण्य करते हैं, जानते हैं ना हम लोग। तो इनके पास भी पैसा होगा। नोबिलिटी, ये तो राजा के नीचे सीधे ही वर्क कर रहे हैं, तो इन जो भी खर्चा वगैरह होगा इनके अंडर से ही होके जा रहा होगा, और जो भी खर्चा वगैरह है वो इन पर आ रहा होगा, है ना। तो ये वैसे ही बचा के रख रहे होंगे, तो इन पर तो पैसे की कोई कमी है नहीं। और पैसे की कमी नहीं है, ऊपर से क्या कर रहा है कि इनको टैक्स भी नहीं देना। टैक्स किसको देना है, थर्ड स्टेट को। These include feudal dues. The nobles further enjoyed feudal privileges. feudal मतलब सामंतवाद, मतलब कोई जमीन का टुकड़ा दे दिया गया है, वहां से इनको रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना है, तो इनके पास एक वो और प्रिविलेज है, मतलब विशेष अधिकार है। These included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord. ये क्या करते थे, ये पीजेंट्स है, जो पीजेंट्स होते थे ना, उनसे, जो मैंने बोला ना जैसे जमीन का टुकड़ा दे देते हैं उनको, तो जमीन का टुकड़ा का फिर जो रेवेन्यू वगैरह है वो उनको कलेक्ट करना है। तो रेवेन्यू वगैरह अगर कलेक्ट करना है, राजा ने उनको जिम्मेदारी दी, तो वो फिर कुछ भी करेंगे, कि उनको तो निकालना है ना खर्चा, तो खर्चा निकालने के लिए वो कुछ भी करते थे। इसलिए वो क्या करते थे, पीजेंट्स को परेशान भी करते थे। और पीजेंट्स इस चीज को, पीजेंट्स कौन होते हैं, किसान होते हैं। पीजेंट्स वो किसान होते हैं जिनके पास लैंड एरिया कम है, तो खुद के खेत में भी काम करते हैं और दूसरे के खेतों में जाकर भी काम करते हैं। तो ये खुद के खेतों में तो काम करते थे, ऊपर से नोबल्स वगैरह जो भी क्लर्जी वगैरह होते थे उनके यहाँ जाके भी काम करते थे, है ना। ऊपर से इनको टैक्स वगैरह देना है, और जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा है वो भी इनको परेशान कर रहे हैं लगातार, है ना। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, तो जो पीजेंट्स होते थे ये अपने घरों में भी इनसे काम करवाते थे। जो नोबल्स वगैरह थे वो पीजेंट से अपने घरों में भी काम करवाते थे। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, इनको उनके घरों में भी काम करना है, उनके फील्ड्स में भी काम करना है, और ऊपर से बोला गया है कि आर्मी में भी जाकर सर्व करना है। क्या क्या करेगा आम आदमी, जिंदा रहेगा मरेगा, क्या क्या करेगा वो,
है ना, और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स, जो भी रोड्स वगैरह जो भी डेवलपमेंट का काम चलता था शहर में वो भी इनको करना होता था। नेक्स्ट, द चर्च टू एक्सेप्टेड इट्स शेयर। अब यहाँ तो हमने पढ़ा नोबल्स कैसे इनसे खर्चा वगैरह निकलवाते हैं, इनसे काम वगैरह निकलवाते हैं। इसके साथ साथ चर्च, चर्च टैक्स लेता है। चर्च जो टैक्स लेता है उसको बोलते हैं टिप्स। टिप्स बोला गया है, जो टैक्स लिया जाता है चर्च के द्वारा उसको बोला गया टिप्स। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स मान सकते हैं, क्योंकि हाँ ये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा, वो चर्च के पास जा रहा है ना। और ये पे किसको करना है, थर्ड स्टेट को ही पे करना है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट तो करना ही नहीं है कि फर्स्ट के पास तो जा ही रहा है ये वाला टैक्स। टिप्स जो टैक्स है वो फर्स्ट के पास तो जा ही रहा है और सेकंड को पे करना नहीं है ना। दूसरा टैक्स टेले। टेले टैक्स क्या है, ये इसको डायरेक्ट टैक्स बोला गया है। डायरेक्ट टैक्स क्यों बोला गया है कि टेले टैक्स जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाना है, गवर्नमेंट के पास जाना है। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कुछ तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स भी थे जो हम डेली लाइफ में कंजम मतलब यूज करते हैं चीजों को, उनके ऊपर देना होता था। जैसे सॉल्ट और टोबैको। सॉल्ट की कहानी सुनी है ना इंडिया के अंदर, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था। तो सॉल्ट सत्याग्रह क्यों हुआ था, क्योंकि नमक हमारा ही है और हम पे टैक्स लग रहा है उसके ऊपर, हम ही खरीद के खा रहे हैं उसको। हमारे देश में ही हो रहा है, हमारे देश में ही हो रहा है और हम ही उसको खरीद के खा रहे हैं। तो ये हम पर क्या था, एक तरीके का अत्याचार था। और वही यहाँ पे देखा गया है कि सॉल्ट पर भी टैक्स देना है और टोबैको वगैरह पे भी टैक्स देना है। तो ये कौन सा टैक्स हो गया, एक डायरेक्ट टैक्स है पहले जो गवर्नमेंट के पास, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सॉल्ट और टोबैको जैसी चीजों पर टैक्स देना होता था। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state। ये थर्ड स्टेट को ही पे करना था, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी टैक्सेस होते थे वो केवल थर्ड स्टेट को ही पे करने होते थे। अब जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं या फिर जो स्मॉल पीजेंट्स हैं, लेबरर्स वगैरह हैं, तो वो उनकी कंडीशन क्या बना रखी थी वो देखिए। जैसे ये पिक्चर दिख रही है हमको, एनसीईआरटी में बड़े अच्छे ही तरीके से पिक्चर्स वगैरह को दर्शाते हैं ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकें। तो ये पिक्चर्स आपको दिख रही होगी। इस पिक्चर में क्या है, एक पुअर मैन है, वो कुछ फ्रूट्स लेके आया है, कुछ पोट्री में धन वगैरह लेके आया है। तो इस पिक्चर से दिखा रहे हैं ये नोबल मैन है। नोबल मैन के पास इतना सारा धन रखा हुआ, बहुत सारी चीजें हैं इसके पास, प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, कैसे बैठा हुआ है मस्ती में, कितने अच्छे कपड़े वगैरह पहने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी भूख नहीं मिट रही। तो भूख नहीं मिट रही तो क्या कर रहा है, जो गरीब आदमी जो लेके आया अपने पास से धन, उसको भी लेगा और धन भी ले रहा है उसी से सब कुछ ले रहा है, और उसके बावजूद भी उसकी तरफ एक नजर, जो एक अच्छी नजर होती है ना, जिससे किसी पर तो दया आ जाती है ना, लेकिन इसको वो दया भी नहीं आ रही है, जबकि कंडीशन पुअर मैन की बहुत ही बुरी हो रखी है ना। तो ये क्या दर्शाया गया है, एक स्पाइडर वेब की तरह दर्शाया गया है। क्या, ये जाला है, वेब है, उसके अंदर स्पाइडर है, स्पाइडर वेब बुनती है और मक्खी जाकर उसमें फंस जाती है। मक्खी फंस जाती है और धीरे धीरे मकड़ी उसको चूस लेती है। वही यहाँ पे दर्शाया गया है। ये नोबल मैन है, इसने एक जाला बुन रखा है कि किसानों को आकर इसको धन वगैरह देना है, और वो तब तक देते रहेंगे जब तक कि उनका सब कुछ नाश नहीं हो जाता। तो ये कहानी थी फ्रेंच सोसाइटी की। इसके आगे हम देखेंगे कि स्ट्रगल टू सरवाइव, मतलब उस खुद के सर्वाइवल के लिए इन लोगों को क्या क्या करना पड़ता था, कैसे ये सरवाइव करते थे अपनी जिंदगी को फ्रेंच सोसाइटी में, ये देखेंगे। तो ये क्या है, ये स्ट्रगल टू सरवाइव द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 1715 में बात हो रही है। ये जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो 23 मिलियन हुआ करती थी। 23 मिलियन से ये कितनी पहुंच गई, 28 मिलियन की पहुंच गई 1789 में। मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई, यहाँ पे हमें दिख रहा है 23 से 28 मिलियन हो गई, 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड, अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड किसकी बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स की। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहां के लोगों को खाने के लिए चाहिए ना, अब खाने के लिए तो चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस, मतलब जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से जो फूड ग्रेन है या फिर प्रोडक्शन है उसका वो बढ़े, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, है ना। तो फूड ग्रेन की डिमांड तो हो रही थी लेकिन फूड ग्रेन नहीं बढ़ रहा था।
अब जब फूड ग्रेन बढ़ नहीं रहा है, डिमांड बढ़ रही है। ये इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि डिमांड जब बढ़ती है ना किसी भी चीज की, तो उस चीज के प्राइस भी बढ़ते हैं। वही यहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ी नहीं, प्रोडक्शन वही है, डिमांड बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ी तो ब्रेड जो उस टाइम पर स्टेपल डाइट था, मतलब जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो खाना खाया जाता है वो थी ब्रेड। फ्रांस के अंदर जैसे हमारे यहाँ रोटी चावल है, वैसे ही उनके यहाँ ब्रेड है। तो ब्रेड के प्राइस लगातार बढ़ रहे थे। जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स कैसे काम करते हैं, लेबरर्स की तरह काम करते हैं। किसमें, वर्कशॉप्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, लेबरर की तरह काम कर रहे हैं वर्कशॉप्स में। और इनकी जो ये जो लेबर थे, ये जो वर्कमैन थे, इनकी वेजेस को फिक्स कर दिया गया। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या, कि वेजेस को फिक्स कर दिया, वेजेस को फिक्स कर दिया, इनकम बढ़ नहीं रही, वेजेस फिक्स कर दिया, इसका मतलब इनकम नहीं बढ़ रही है। फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है, तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ने की वजह से उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। अब प्राइस सपोज करो कि अभी मेरे पास 100 रुपए हैं, अभी मेरे पास 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए में मैं खर्चा चला रहा था अपने फूड ग्रेन्स का 30 डेज का, तो इसका मतलब कि मैं कुछ 33 रुपीज खर्च कर रहा हूँ 10 डेज में। अब सपोज करो कि फूड ग्रेन का जो प्राइस है वो बढ़ गया, वो 100 से 200 हो गया एक महीने के लिए, एक महीने के लिए। इसका मतलब हमारी इनकम तो 100 ही है, हमारी इनकम तो 100 ही। इसका मतलब जो एक महीने के लिए 200 रुपए चाहिए और मेरे पास 100 है, तो मैं केवल 15 डेज का जुगाड़ कर सकता हूँ। बाकी 15 डेज से कहाँ लाऊं, फिर 15 डेज का जो फूड है, जो कंजम्पशन मुझे करना है, वो कहाँ से लेकर आऊंगा। तो ये समस्याएं बढ़ रही थी। और वेजेस बढ़ नहीं रहे हैं, जो कि 100 से मैं 200 या फिर 150 अपना इनकम कर लूँ, वो हो नहीं रहा है। तो इस वजह से ये समस्याएं बढ़ रही थी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, सो द गैप बिटवीन। अब ऐसा हो रहा है तो क्या होगा कि पुअर तो पुअर होता चला जाएगा और रिच जो है वो रिच होता चला जाएगा, इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। अब कैसे, वेजेस फिक्स कर दिए हैं तो पुअर के पास तो लिमिटेड पैसे होते हैं। अब जब लिमिटेड पैसे होते हैं तो उतना तो जितना वो लेकर आता है वो सारे खर्च हो जाएंगे, और खर्च हो जाने के बावजूद भी उसका पूरा खर्चा नहीं होगा, मतलब खाने को लिए नहीं मिलेगा। अब जब खाने को नहीं मिलेगा तो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तो उसमें पैसे और जाएंगे। अब उसमें पैसे जाएंगे तो बीमार पड़ने के बाद मर भी सकता है, और भी ज्यादा और भी कोई घटना हो सकती है ना। तो पुअर तो और भी ज्यादा पुअर होते चले गए। लेकिन रिच के बीच में क्या आएगा, रिच जिसके पास सफिशिएंट मनी है वही रिच कहलाता है। तो वो ब्रेड का कंजम्पशन तो कर लेगा, उसके बाद फिट रहेगा, है ना, हेल्थ वेल्थ में उसको खर्चा नहीं करना है, इधर उधर कोई खर्चा नहीं करना है। और रिच है तो पैसे उसके पास एक्स्ट्रा भी होंगे। अब जब पैसे एक्स्ट्रा होंगे तो वो कहीं और उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट करके वहां से प्रॉफिट उठा सकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, गैप बढ़ता चला गया किसमें, पुअर और रिच के बीच में। तो जो कंडीशन बन रही थी कि प्राइस बढ़ रहे हैं ब्रेड के, ऊपर से और भी चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ में घटना घट जाती हैं। जैसे किसान है तो किसान की लाइफ में, जैसे उसने कोई भी फसल की, तो फसल हमेशा एक सी नहीं होती। फसल कभी सूखा पड़ गया, कभी बारिश ज्यादा हो गई, या फिर कभी बर्फबारी हो गई, तो हमारी फसल बेकार भी हो जाती है। तो वही यहाँ पे हुआ, कभी सूखा या फिर हेल, हेल क्या होता है, स्नोफॉल या फिर बारिश ज्यादा हो जाए तो वो हेल कहलाती है। तो ड्रॉट या हेल की कंडीशन आ गई तो इसमें जो फसल होनी चाहिए थी वो भी बेकार हो गई, यानी कि सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब जितनी चीजें हमें अपने जीवन यापन के लिए चाहिए हैं, हम उनको भी पूर्ति ना कर पाए, हम उनकी भी पूर्ति ना कर पाए, तो ये कहलाता है हमारा सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो ये ओल्ड रिजीम का सिस्टम पूरा ऐसे चल रहा था। ठीक है, इसके बाद जो ये एक टेबल दे रखी है, इसमें क्या है, बैड हार्वेस्ट, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब एक टेबल दे रखी है कि एक के बाद एक इवेंट क्या हो सकता है। तो बैड हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट जब फसल बेकार होगी, फसल बेकार होगी यानी कि फूड की कमी आएगी, स्कैरसिटी ऑफ फूड, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन, फूड की कमी आएगी। अब जब फूड की कमी आएगी तो क्या होगा, अब जब फूड की कमी आएगी
तो प्राइस बढ़ेंगे, फूड की कमी आ गई तो प्राइस बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे। अब प्राइस बढ़ेंगे तो पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, प्राइस बढ़ गया तो पुअरेस्ट जिसके पास पैसा पहले से ही नहीं है वो खरीदेगा कैसे, जब खरीद नहीं पाएगा तो दो कंडीशन बनेंगी। क्या, एक तरफ तो फूड के पीछे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, और दूसरा कि जब पुअर खाना खा नहीं पाएगा तो वीक होगा, वीक बॉडी, और वीक बॉडी होगी तो वो डिसीज यानी कि डिसीज के गिरफ्त में आएगा, एपिडेमिक मतलब बीमारियों का जो है, बीमारियां फैल जाएंगी, और बीमारियां फैल जाएंगी तो किसकी तरफ जाएगा, वो डेथ की तरफ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, फूड ग्रेन जो बाय नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे लड़ाई झगड़ा करेंगे खाने के लिए, और खाने के पीछे लड़ाई करेंगे तो भी वो किसकी तरफ जाएंगे, डेथ की तरफ जाएंगे। अल्टीमेटली क्या है कि जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं अपने अंत की तरफ उनके रास्ते जा रहे थे, है ना। इसके आगे देखते हैं, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के जो लोग थे, मिडिल क्लास के लोग कौन से थे, जो हमने सोसाइटी में पढ़े थर्ड स्टेट के लोगों में, जो बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, ये मिडिल क्लास में आते हैं। तो इनका मिडिल क्लास से निकलकर अपने अधिकारों की बात करना, अपने अधिकारों की मांग करना, उसके बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो क्या बताया गया है, in the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। मतलब पास्ट में हमने देखा है कि पीजेंट जो भी थे या फिर वर्कर्स थे वो रिवोल्ट करते थे, विद्रोह करते थे, किसके लिए, जो टैक्सेस बढ़ते थे या फिर फूड के लिए जो भी कमी पाई जाती थी स्टेट के अंदर, तो उसके लिए वो विद्रोह करते थे। But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order। लेकिन उनके पास इतने संसाधन, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान गरीब है तो गरीब के पास जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड संसाधन के साथ में वो कितनी जानकारी इकट्ठी कर पाएगा, कितने विद्रोह में लड़ाई कर पाएगा, है ना, कितना खड़ा हो पाएगा लोगों के खिलाफ। तो वही कंडीशन आई कि सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर ये लोग मेजर नहीं कर पाते थे, ये लोग पूरी तरीके से चेंज लाने के काबिल नहीं थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड, मतलब कि थर्ड स्टेट के, अब ऐसी जब कंडीशन बनेगी कि पुअर जो है वो उसके पास ये इतने संसाधन नहीं है कि वो अपनी चीजों को रख पाए, लोगों के सामने अपने जाहिर कर पाए, तो उसमें कौन आएगा, थर्ड स्टेट के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो थोड़े बहुत प्रॉस्परस हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं, तो वो अपने आइडियाज को लेकर आ सकते हैं, अपने आइडियाज को फैला सकते हैं और विद्रोह कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई भी गलत काम हो रहा है तो। यही हुआ, क्या हुआ, 18th सेंचुरी की बात है कि सोशल ग्रुप का इमरजेंस देखा गया, मतलब सोशल ग्रुप जो है उभर कर आते हैं, टर्म द मिडिल क्लास, जिनको क्या बोला गया, मिडिल क्लास बोला गया है। इन्होंने जो खुद को मिडिल क्लास से अपने आप को निकालने की कोशिश की थी, वो कैसे निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि इनके पास पहले से ही कुछ संसाधन थे तो इन्होंने उसका बखूबी यूज किया। कैसे यूज किया कि ट्रेड किया, अपने देश से निकलकर दूसरे देशों में जाकर व्यापार करना शुरू किया, वहां से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। अब और जो अपने ही स्टेट में जो अमीर लोग रहते थे उन लोगों को अपना जो व्यापार जो अपना कस्टमर है वो बनाया, वहां से व्यापार किया, वहां से पैसे बनाए, वहां से पैसे बनाए। ये व्यापार किस में करते थे, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल में करते थे। सिल्क टेक्सटाइल क्या होता है, जो भी कपड़े से रिलेटेड होता है, जो भी वर्क, उसको बोलते हैं टेक्सटाइल। तो वुलन और सिल्क टेक्सटाइल में इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग की और उसमें ट्रेड किया, तो इससे ये खुद को कुछ ना कुछ अपने लिए कर पाए। बॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कुछ जो सोसाइटी के जो रिचर मेंबर होते हैं उनके बीच में भी इन्होंने अपना ट्रेड को फैलाया। In addition to merchants and manufacturers, the third state included professions such as lawyers or administrative officials। एडिशन मतलब मर्चेंट्स के साथ साथ जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें कुछ प्रोफेशन ऐसे भी थे जैसे लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, तो ये पहले से ही वो सही सलामत अपनी कंडीशन बनाए हुए थे, है ना। और
जब इंसान के पास ऐसा होता है, जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाएगा? एजुकेशन लेगा। अगर कोई पहले से एजुकेटेड नहीं है तो वो एजुकेशन लेगा। एजुकेशन से क्या होता है? एजुकेशन से नए नए आइडियाज़ को हम ग्रो कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ को हम ला सकते हैं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही हुआ, जब इन्होंने पैसा इकट्ठा किया तो इन्होंने अपने जीवन में एजुकेशन को महत्व दी। एजुकेशन से ये समझ पाए कि हमारा क्या शोषण हो रहा है, किस तरीके से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। ये चीज़ें देखी गई। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. तो जब ये एजुकेटेड हुए तो इनको पता लगा कि कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होता है कि उसको प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार दिए जाएं पैदा बर्थ के उस पे, बर्थ के बेस पर। तो ये गलत इन्होंने माना। और इन्होंने इसके साथ और क्या बोला? और ये बोला कि पर्सन की जो भी प्रिविलेजेस हैं, मतलब जो भी उसको अधिकार मिलने हैं, वो उसके बर्थ के बेस पर नहीं, उसके मेरिट के बेस पर। मेरिट के मतलब वो जीवन में अपने क्या क्या करता है, क्या क्या अच्छे काम करता है, अपने जीवन में क्या क्या सीख पाता है, उससे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना पाता है, लोगों से और अच्छे से कैसे अपने आप को उभार पाता है, कैसे सोसाइटी में एस्टेब्लिश कर पाता है, उसके बेस पर इनको अधिकार मिलने चाहिए। ये इन्होंने बोला। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all. ये क्या आइडियाज थे कि सभी को फ्रीडम का अधिकार है और इक्वल लॉज, जो भी लॉज हैं वो सभी को इक्वल, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समान मौका मिलना चाहिए कि हम जो भी हमें मिल रहा है उसके समान अधिकार हम प्राप्त कर सकें। और इसके साथ साथ कुछ फिलोसफर थे जिन्होंने अपनी फिलोसफी दी, जिनको इन्होंने सीखा, पढ़ा और जाना, तो उससे भी कुछ आइडियाज निकल के आए। जैसे जॉन लॉके एंड जीन जैक्स रोसियो, इन्होंने कुछ आइडियाज दिए थे। इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या है? एक बुक है। किसकी लिखी हुई है? लॉके की लिखी हुई है। इन्होंने क्या बोला है कि जो डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट है ना ऑफ द मोनार्क, मोनार्क मतलब जो भी राजा रानी है, उसको जो एब्सोल्यूट राइट दिए गए हैं, वो एब्सोल्यूट राइट क्यों होने चाहिए? कोई डिवाइन पावर तो है नहीं वो। जबकि हमने देखा है कि राजा रानी खुद को डिवाइन पावर ही बोलते थे, कि वो बोलते थे कि अपने हमें किसने अधिकार दिया है राज करने का? भगवान ने दिया है। तो इन्होंने वही चीज बोली, ये कोई भगवान के भेजे हुए बंदे नहीं है, ये भी हमारे तुम्हारे तेरे नॉर्मल बंदे हैं। बस इनको हमने अच्छी पोजीशन पे बैठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे ऊपर मनचाहा अधिकार करें, है ना। रोसियो क्या कहते हैं? रोसियो ने इनके ही आइडिया को और ज्यादा फॉरवर्ड किया और ज्यादा बढ़ाया। कैसे? इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है ये सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इन्होंने बोला जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को खुद से नहीं, गवर्नमेंट बनानी चाहिए किसके द्वारा? लोगों द्वारा। वो गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों द्वारा चुनी गई है, उसके द्वारा वर्क किया जाना चाहिए। जो भी लॉज वगैरह बनते हैं वो उनके द्वारा बनाए जाना चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये क्या है? ये एक बुक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने एक और थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी? डिवीजन ऑफ पावर की, मतलब पावर को डिवाइड करना चाहिए। पावर जैसे हमारे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो पावर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव जहाँ पे लॉज बनते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को फॉलो करवाते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो न्याय देते हैं। अगर कोई लॉज वगैरह पालन नहीं हो रहे हैं या फिर उसका कोई दुरुपयोग हो रहा है तो उसको पनिशमेंट करने का अधिकार किसको मिला है? जुडिशरी को। तो डिवीजन ऑफ पावर की बात कौन करता है? मॉन्टेस्क्यू करते हैं अपनी बुक में, जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। ये कहाँ? यूएसए में। आप देख सकते हैं, देखो जैसे फ्रांस ने क्या किया था, 13 कॉलोनीज को फ्री करवाया था। कहाँ पे? यूएसए में। अब यूएसए में तो ये लॉज बन गए जिसको आपने फ्री करवाया है, वहां ये लॉज बन रहे हैं, वहां इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन आप जिसके लिए लड़ रहे थे आप खुद के ही देश में वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत चीज दर्शा रहा है। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से आजाद होने के बाद यूएसए में
ये मॉडल अपनाया गया। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। मतलब कि हाँ, जो मैंने अभी बोला वो वही बात है कि फ्रांस के अंदर आप गवर्नमेंट चला रहे हैं और आपने ही हेल्प की किसकी, अमेरिकन की 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराने में, और उसके बावजूद भी जो मॉडल बन रहा है अमेरिका में उससे आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो यही थिंकिंग किसने दी, जो भी हमारे जो फ्रांस के अंदर उस टाइम के जो थिंकर्स थे उन्होंने ये फिलॉसफी दी कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons। अब जो ये आइडियाज जो दे रहे थे ना ये जो थिंकर्स थे जैसे मॉन्टेस्क्यू, रोस्यू और लोके, तो ये जो आइडियाज दे रहे थे, तो ये जो फ्रांस की जो स्टेट था उसके गली गली में चर्चे होने लगे अलग अलग जगह पर, जैसे सैलून्स, कोई बाल कटवा रहा है तो वो बातें कर रहे हैं, कॉफ़ी हाउसेस, कॉफ़ी वगैरह जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे पीते हैं बैठ के, वहाँ पे बातें हो रही हैं। स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। अब बुक्स वगैरह में भी छपना शुरू हो गए और न्यूज़पेपर्स में भी छपना शुरू हो गए। अब जब ऐसा होगा तो लोगों तक ये बातें और जल्दी पहुंचेंगी, है ना। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स। अब ये क्या हो रहा था, अब फ्रांस की सोसाइटी में हमने देखा था कि सभी लोग तो एजुकेटेड थे नहीं। अब जितने भी लोग एजुकेटेड थे ना, तो उन्होंने एक तरीका निकाला, क्या कि ऐसी जगह पर बैठ के, जैसे सलोन, कॉफ़ी हाउसेस, ऐसी जगह पर बैठकर न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह जो भी हैं उनको अच्छे से लाउड लाउड आवाज़ में क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो लोग नहीं उसके काबिल हैं, वो लोग उसको जान सकते हैं। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। मतलब जो अब ये न्यूज़ भी फैल रही थी, ये न्यूज़ भी बताई गई लोगों के बीच में, पढ़ के बताया गया, जाना उनको जानकारी दे गई, जागरूक किया गया, जो लोग एजुकेटेड नहीं थे उनको भी जागरूक किया गया। तो उनको बताया गया कि जो लुइस 16 है वो प्लान कर रहा है किसके लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए। तो वहाँ की सोसाइटी में वैसे ही उथल पुथल मची हुई है, इनकम है नहीं, वेजेस बढ़ नहीं रहे हैं, वैसे ही बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से राजा क्या कर रहा है, टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये लोग कहाँ तक सहन करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विद्रोह होना ही निश्चित है। अब इससे आगे देखेंगे कि कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं, अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन दी ओल्ड रिजिम। जो ओल्ड रिजिम था ना उसके टाइम पर जो लोग रह रहे थे उनके कुछ अकाउंट्स हैं, उन्होंने क्या बोला है उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जॉर्ज स्टैंटन, who later became active in revolutionary politics, wrote to a friend in 1793 looking back upon the time when he had just completed his studies। मतलब जॉर्ज स्टैंटन जो है एक कुछ स्टडी कर रहे थे, तो इनकी स्टडी जब खत्म होती है 1793 में, तो ये अपने फ्रेंड को कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई वॉज एजुकेटेड इन दी रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लसीज। प्लसीज वहाँ पे एक जगह है, तो उस वहाँ पे एक कॉलेज रहा होगा, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ली। देर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन, वंस माई स्टडीज एंडेड आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये एजुकेशन ले रहे थे वहाँ से, तो इनको उम्मीद थी कि मैं यहाँ से एजुकेटेड हो जाऊँगा, उसके बाद कुछ बढ़िया सी नौकरी करूँगा, बढ़िया जगह जाऊँगा, वहाँ से पैसे कमाऊँगा, अपना वर्चस्व बनाऊँगा, है ना। लेकिन इनकी स्टडी खत्म होने के बाद इनको ऐसा कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, उसका रीज़न है क्या, I started looking for a post. It was impossible to find one at the law courts in Paris. The choice of a career in the army was not open to me as I was not a able noble by birth। कहने का मतलब है कि जब मैंने स्टडी खत्म की तो मैं पोस्ट ढूंढने के लिए निकला, तो पोस्ट ढूंढने के लिए कोई मिली नहीं, लॉ कोर्ट्स में जगह नहीं थी, लॉ कोर्ट्स में जो जगह होती है उसको लेना इम्पॉसिबल था। और अगर आर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो आर्मी में देखा गया कि जो नोबल मैन है उन्हीं को जगह दी जा रही है, बाकी बाहर के लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो और नॉर डिड आई हैव अ पैटर्न, मतलब मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं माना गया। दी चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी अ रिफ्यूज, मतलब चर्च ने भी मुझे कोई जगह नहीं दी। जब चर्च ने भी, आर्मी ने भी मना कर दिया नोबल्स की वजह से, और पेरिस में कोई ऐसी लॉ कोर्ट्स में भी जगह नहीं मिल रही है, चर्च में भी जगह नहीं दी जा रही है। आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस एज आई डिड नॉट पजेस अ सो,
मतलब ये कह रहे हैं मैं किसी ऑफिस को भी नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास उतना धन नहीं है। माई ओल्ड फ्रेंड्स टर्न्ड देयर बैक्स टू मी, मेरे जो ओल्ड फ्रेंड थे, जो पुराने दोस्त लोग थे, उन्होंने भी मेरे से मुंह मोड़ लिया। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विद एन एजुकेशन विदाउट हाउएवर ऑफरिंग अ फील्ड वेयर आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड। मतलब पूरे सिस्टम में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां से वो मुझे ऐसी पोस्ट दे सकें, ऐसा मौका दे सकें जहां से मेरी जो एजुकेशन है, जो मैंने स्टडी की है, उसका यूटिलाइज हो सके। कहने का मतलब ये है। दूसरा क्या, अब यहाँ से ये बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की कितनी बड़ी खामियां हैं कि कोई भी बंदा वहां पढ़ रहा है, एजुकेटेड हो रहा है, एजुकेशन ले रहा है, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद उसके पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अपने स्टेट के लिए कोई काम कर पाए। ये कहने का मतलब है सीधा सा। दूसरा, एन इंग्लिशमैन अर्थर यंग traveled through France during the years from 1787 to 1789 and wrote detailed descriptions of his journeys. He often commented on what he saw. मतलब ये कोई ट्रैवलर हैं तो ट्रैवल करते थे, जो भी अपनी जर्नी में देखते थे उसके बारे में लिखते थे। He who decides to be served and waited upon by slaves. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, he who decides to be served and waited upon by slaves। ये वो कह रहे हैं कि जो स्लेव्स है ना, वो जिनको सर्व कर रहे हैं, और इल ट्रीटेड स्लेव्स एट दैट, और जो स्लेव्स हैं जिनसे ये सर्व करवा रहे हैं उनको ही ये इल ट्रीट कर रहे हैं, मतलब बड़ा ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। मस्ट बी फुल्ली अवेयर दैट बाय डूइंग सो ही इज प्लेसिंग हिज प्रॉपर्टी एंड हिज लाइफ इन अ सिचुएशन विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ही कुड बी इन had he chosen the services of free and well treated men। मतलब कि कह रहा है कि स्लेव जो इनके इनके इनको सर्व कर रहा है उसको ये बिल्कुल ही व्यवहार इनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जबकि इनकी पूरी ही क्या है, पूरी ही तरीके से सर्विस ले रहे हैं, हर तरीके से उनका साथ ले रहे हैं, उनसे ही सारे काम निकलवा रहे हैं, है ना, उनके ही बीच में रह रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सिचुएशन को ऐसी कंडीशन में डाल रहे हैं जो कि बहुत ही बुरी होने वाली है। किस तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री एंड वेल ट्रेडेड मैन chooses to dine to the accompaniment of his victims' groans should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped। मतलब जो स्लेव्स हैं वो किसी भी तरीके से इनके खाना परस रहे हैं, इनके खाना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इनसे कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, उनको इल ट्रीटेड करा जा रहा है फिर भी कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखें कि जिस दिन कोई घटना घटेगी, जिस दिन वो आपके खिलाफ खड़े होंगे, जिस दिन वो आपके खिलाफ कुछ करने के लिए ठान लेंगे, उस दिन वो आपके लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे। वो आपकी बेटी को किडनैप भी कर सकते हैं और आपके बेटे का गला भी स्लिट कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये इतने बुरी कंडीशन बन सकती है जिनके बीच में आप रह रहे हैं, जिनसे आप सारे काम करवा रहे हैं, उनको ही आप इल ट्रीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिन उसके मन में ऐसा द्वेष आएगा कि वो आपके खिलाफ इतना गलत काम कर जाएगा जिसके आप परिणाम सोच भी नहीं सकते। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंग्लिश मैन है अर्थर यंग। तो यहाँ तक की हमने कहानी पढ़ी। अब इसके आगे जो भी है, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और हमारे अगर हम हमारा जो वर्क है वो आपको समझ आ रहा है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है, हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है, तो आप प्रेज करिए। प्रेज आप कैसे कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमको अगर किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा अच्छे से समझाऊं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूं, तो आप कमेंट करें, तो मैं उसको और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।